स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर हो सकता है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं हैं इसमें, लेकिन आज हम 5वां लेक्चर है। इसको हम आखिरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये अभी हम लेक्चर के एंड तक डिसाइड कर लेंगे। बट अब जो है इस चैप्टर का ना हमने मेन पड़ाव पार कर लिया है। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स की अगर बात कर लें, मतलब कंसंट्रेशन टॉपिक की बात कर लें, चाहे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, इन सब की अगर हम बात कर लें, तो ये स्टोशियोमेट्री हमारे मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर के चले गए। अब इस चैप्टर में जो बेसिक टॉपिक रहते हैं, जो हमने पहला लेक्चर लिया था, एलोट्रॉप्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और अब जो टॉपिक हम ले रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। अब स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये सब नए टॉपिक्स थे आपके लिए, मतलब कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े थे। अब जैसे कि आज की क्लास को ही ले लें, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है हमारे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कुछ लॉ है इस दुनिया में, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ लॉ फॉलो होते हैं। तो पहला लॉ हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है गेल-ल्यूसैक लॉ और चौथा है एवोगाड्रो लॉ। अब ये चारों के चारों जो लॉ हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, उन सारे लॉस को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। वैसे एक और है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो किसी अगर आपको करना हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, किसी भी और एक लेक्चर में समझा दूंगा, 5-10 मिनट का काम है वैसे। लेकिन हमारा आज का फोकस रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम दो तरीके से समझते हैं। एक, जो फिजिक्स के हिसाब से अगर हम कहें तो मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय। आप मास बना नहीं सकते हो बच्चों, आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, आप मास को तबाह भी नहीं कर सकते हो, ऐसा माना जाता था। लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री वाइज समझाएं तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब मान लो एक रिएक्शन है जहाँ पे ए और बी रिएक्ट होके बच्चों सी और डी बना रहे हैं। मान लो एक रिएक्शन है जहाँ पे ए और बी रिएक्ट होके सी और डी बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये तो कहता ही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इसका केमिस्ट्री में एक और रूप भी है जो कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेंगे। यानी कि मास ऑफ ए और मास ऑफ बी को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बराबर आएगा मास ऑफ सी और मास ऑफ डी के। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा बराबर रहेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, जो कि बात एक ही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी कि मास ऑफ ए प्लस बी बराबर रहेगा मास ऑफ सी प्लस डी के। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यहाँ पर चलेगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बोले तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एक अंकल आए थे इस दुनिया में जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन जी। तो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के हिसाब से बच्चों, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ना उन्होंने, देखो डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज डिटेल में बात अभी करनी नहीं है। ऑल दो ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैं आपको 10-15 लेक्चर्स दे सकता हूँ। 15 लेक्चर सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर दे सकता हूँ। ये ताकत है इसकी। आप कभी आना, कभी आपको मौका मिले आप हमारी अकेडमी आइएगा, या आप में से कुछ क्या पता आ भी रखे हों, तो हमारी एकेडमी में हमने एक दीवार पे बहुत सारी ना मतलब चीज़ें लगा रखी हैं। कुछ मैथ्स से रिलेटेड है, कुछ साइंस से रिलेटेड है। तो उसमें वहाँ पे एक और वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बदला, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। साइंस की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे निकोला टेस्ला जी की फ़ोटो लगी हुई है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की और फोटो लगी हुई है। तो एक फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है E इज इक्वल टू mc² की। तो आइंस्टाइन जी ने एक इक्वेशन दी थी, वो थी E इज इक्वल टू mc²। अब आइंस्टाइन जी के हिसाब से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आइंस्टाइन जी ने ना एक बात नोटिस की कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया
तो न्यूक्लियर रिएक्शंस तब थी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस आई, आप कह सकते हैं 1890 या 1900 के पहले दशक की अगर हम बात करें, पहले अगर हम लोग डेकेड की बात करें, तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत हाइप हुई। अब उस दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बहुत सारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई थी पहले से ही, जिसने भी करवाई थी एज अ टेस्ट या जो भी है, उनका डेटा इकट्ठा किया। ये डेटा पे बहुत बिलीव करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, कैलकुलेशंस में बहुत बिलीव करते थे, मैथ्स में आपको पता है ये गिफ्टेड थे। तो उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस करके न्यूक्लियर रिएक्शंस का डेटा लेके एक बात जानी कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही हैं, या जो करवा रहे हैं, हम आसपास तो नहीं हो रही हैं, सॉरी, जो करवा रहे हैं, उनमें हमेशा ना मास कम हो रहा है। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन मास, मतलब एक मास में डिक्रीमेंट हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा है कि वो नोटिसेबल है। मतलब ठीक है, आधा ग्राम, 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम कम हो रहा है तो चलता है, वो लॉस हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको काफ़ी ज़्यादा मास में डिक्रीज मिल रहा था, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स के मुकाबले मास ऑफ जो प्रोडक्ट था वो बहुत कम था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये बात नोटिस कर ली। वो तो भाई साहब होशियार आदमी है। अब जब उन्होंने ये बात नोटिस की तो उनका दिमाग घूम गया कि हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान मास कम क्यों हो रहा है भाई। तो वह एक नतीजे पे पहुंचे बहुत सारी मेहनत के बाद, ऑब्वियसली बात है एक दिन में नहीं, कि दुनिया में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। कंप्लीट स्टेटमेंट ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन अगर हम चाहें तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनका यह कहना था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि मास कम हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जो मास होता है वो कम होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी आती है मास से। तो जो मास होता है थोड़ा सा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे यार कि मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रस्सा कूदना शुरू कर दो, ठीक है ना, और आप 1 घंटा 2 घंटा रस्सा कूदते रहो, ना खाना खाओ ना पानी पियो, 3 घंटा रस्सा कूदते रहो, तो आपकी बॉडी में पसीने की बात यहाँ पे अभी हम नहीं कर रहे। एज्यूमिंग दैट आपको पसीना नहीं आ रहा है, बहुत सारे एसी वाले कमरे में आप हो, आपको पसीना नहीं आ रहा, बिकॉज पसीना आएगा तो आप बोलोगे वाटर लॉस हो रहा है। पसीना नहीं आ रहा है, वाटर लॉस इज टेम्परेरी लॉस, आप पानी पियोगे वापस से बढ़ जाएगा वजन। हम यहाँ वाटर लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपका वजन कम होगा? ऑब्वियस बात होगा। लोग जब अपने आप का वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं एज कम्पेयर जितनी वो खाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम होता रहता है। मानते हो? यस और नो? ठीक है। तो जब हम पार्क में दौड़ लगा रहे हैं, रस्सा कूद रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाना कम खा रहे हैं, तो हमारा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे तो हमारी एनर्जी जो बच जा रही है वो मास में कन्वर्ट हो रही है। अब कहने का मतलब ये है यार कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट अधूरी है, इसे पूरा करना होगा। इसे पूरा कैसे किया उन्होंने कहा, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। पहली बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें बिल्कुल सही मानना है। हमें मानना है ये स्टेटमेंट, कहाँ गया, हमें मानना है कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या हो रहा है इसमें, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आइंस्टाइन जी ने स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदला। कैसे बदला? अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, मैं यही कहीं लिख दूँ क्या? तो अकॉर्डिंग टू, ये तो मैंने लिख ही दिया है, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट दे रिमेन कंजर्व्ड। मतलब इन्होंने कहा मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका जो टोटल ओवरऑल अमाउंट है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो लेकिन आप अभी, ठीक है, एक नॉलेज दी हमने, लेकिन हमारे लिए अभी भी यही लॉ है कि टोटल मास ऑफ, क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़नी है 11th क्लास में, तो हमारे लिए ये लॉ बिल्कुल सही रहेगा कि टोटल मास ऑफ क्या बच्चों, रिएक्टेंट जो हमारे लिए रहेगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या रहेगा, बराबर। तो हमारे लिए यही लॉ सही रहेगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर रहेगा बच्चों मास ऑफ प्रोडक्ट्स के।
हमारे पास जितना मास रिएक्टेंट्स का है बच्चों, उतना ही मास हमारे पास किसका भी होगा, प्रोडक्ट्स का भी होगा। ओके, डन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। कह रहे हैं अगर 6.3 ग्राम NaHCO3 हमने क्या किया, NaHCO3 को रिएक्ट कराया इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ, तो हुआ क्या बच्चों, द रेसिड्यू इज फाउंड टू बी वे, जो एक रेसिड्यू बना, मैं आपको भी नॉलेज के लिए बता दूंगा कि रेसिड्यू क्या है, ऑल दो अभी आपको जानना नहीं है, ठीक है। ये रेसिड्यू बना 18 ग्राम, हमने एसिटिक एसिड लिया 15 ग्राम और हमने NaHCO3 लिया 6.3 ग्राम और रेसिड्यू बना 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2, बताओ CO2 कितना बना होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो मास है, मास ऑफ CO2 जो बन रहा है वो x ग्राम है। अब अगर नॉलेज के लिए जानना चाहो तो NaHCO3 और CH3COH को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो जो रेसिड्यू बनेगा वो एक तो CH3COO माइनस Na+ यानी कि सोडियम इथेनोएट, वो ऐसे नॉलेज के लिए अगर जानना चाहो तो वाटर, ये दोनों का मिक्सचर हमारा रेसिड्यू होगा। ऐसे नॉलेज दे रहा हूँ यार, आपको काम थोड़ी है। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और आप कह सकते हो ये दो एक्चुअली 3 हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे लिए बराबर होगा किसके बच्चों, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे लिए बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, है ना। अब मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन आ गया बच्चों, एक तो हमारे पास आ गया 6.3, एक आ गया हमारे पास 15, रेसिड्यू का मास हमारे पास 18 है और इसका मास हमने क्या मान लिया, x मान लिया, 18 ही तो है हम। अब 15 और ये आ गया हमारे पास 21.3 इज इक्वल टू 18 प्लस x, तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 23 तो 3.3 ग्राम्स, यानी कि मास ऑफ CO2 हमारे पास आ चुका है 3.3 ग्राम्स, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा, मैंने आपको कहा है मेन टॉपिक तो निकल गया, अब तो बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो बचती है हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी इसे कहा जाता है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी इसे कहा जाता है। ये लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल है। ये लॉ कहता है कि अगर आपको एक कंपाउंड फॉर्म करना है, अगर आपको एक कंपाउंड बनाना है, तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर सेम एलिमेंट्स इन सेम रेशो बाय मास। मतलब कि मान लेते हैं आपको H2O फॉर्म करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा और ऑक्सीजन चाहिए होगा। सबसे पहली बात तो आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा और ऑक्सीजन चाहिए होगा, और वो भी आपको किस रेशो में चाहिए होगा। अगर आप ये 1 ग्राम लोगे तो ये आपको 8 ग्राम लेना होगा, यानी कि जो रेशो रहेगा वो 1:8 रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे 5 ग्राम ले लेते हो तो ये आपको 40 ग्राम लेना होगा, ताकि रेशो कितना रहे बच्चों, 1:8 रहे। ऐसे अगर आप इसको 10 ग्राम ले लेते हो तो इसको आपको 80 ग्राम लेना होगा, अगेन ताकि रेशो 1:8 रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको H2O बनाना है तो पहली बात तो आपको H चाहिए और O चाहिए, है ना, ये तो तय है। और वो भी सेम रेशो बाय मास, यानी उनका जो रेशो है बाय मास वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो NH3 है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार। तो NH3 के मास का रेशो क्या होता है, आई होप आपको पता। पहली बात तो यहाँ पे हमें N चाहिए और H चाहिए। अब N का मास कितना होता है 14 और H का हो गया 3। तो अगर मुझे इसका 14 ग्राम लेना होगा तो इसका 3 ग्राम लेना होगा। 3 क्यों, क्योंकि 3 H है ना, एक H का 1 होता है, तो 3 H का कितना हो गया, 3 हो गया। यानी रेशो जो रहेगा वो रहेगा 14:3, जो रेशो रहेगा वो रहेगा 14:3। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका 28 ग्राम लेता हूँ तो इसका मुझे 6 ग्राम लेना होगा, और अगर ऐसे ही मैं इसका 140 ग्राम लेता हूँ
तो मुझे इसका 30 ग्राम लेना होगा ताकि रेशो जो है वो 14:, क्या रहे, 3। ये बात आपको समझनी है। तो अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होंगे, रेशियो 1:8। एमोनिया फॉर्म करना है, NH3 फॉर्म करना है तो नाइट्रोजन चाहिए होगा और हाइड्रोजन चाहिए होगा और रेशियो 14:3 रहेगा। तो अल्टीमेटली द गोल इज कि भाई हमें एक कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा सेम एलिमेंट चाहिए होगा और उसका रेशियो भी क्या रहेगा, फिक्स्ड बाय मास। ये बाय मास की बात हो रही है, बाय वॉल्यूम या बाय कोई और चीज़ नहीं, बाय मास। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात होती है, ठीक है ना। ओके, डन है, सिंपल है, 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गेल-यूसैक्स लॉ। अब गेल-यूसैक जी ने एक लॉ दिया और ये लॉ पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही पढ़ रहे हो। एक्चुअली गेल-यूसैक जी के लॉ को हम क्या कहते हैं, देखो, गेल-यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। यानी हमने जो अभी बाय मास पढ़ा, इन्होंने वही लॉ बाय वॉल्यूम दिया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कहा गया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो मुझे सेम एलिमेंट चाहिए होंगे इन सेम रेशो बाय मास। इन्होंने कहा मुझे अगर एक कंपाउंड बनाना है और वो गैसेस से बनता है तो वो गैसेस हमेशा सेम वॉल्यूम में रिएक्ट होंगी, तो वो गैसेस हमेशा सेम वॉल्यूम में रिएक्ट होंगी, उनका जो वॉल्यूम रेशो है वो सेम रहेगा। इसका क्या मतलब है, आओ ज़रा समझें। इसका मतलब है, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाना है और क्या बनाना है, H2। मान लो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के पानी बनाना चाहता हूं, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं, ये करनी ही पड़ेगी, ये 2 आ गया है ना। अब अगर मैं बाय वॉल्यूम का रेशो निकालने की बात करूं, शायद आपको पता हो कि अगर मुझे इसका 2 वॉल्यूम लेना है तो इसका 1 वॉल्यूम लेना होगा। अब इसका रेशो इसी हिसाब से चलेगा, मतलब अगर मैं इसका 10 वॉल्यूम ले लेता हूं तो मुझे इसके वॉल्यूम से हमारा कहने का मतलब क्या है, अब वो कोई भी यूनिट हो, 10 लीटर है, अगर इसका 2 लीटर है तो इसका 1 लीटर, इसका 2 ml है तो इसका 1 ml, इसका 2 मीटर क्यूब है तो इसका 1 मीटर क्यूब, तो अभी हम वॉल्यूम लिख रहे हैं। ऐसे अगर मैं इसका 10 वॉल्यूम लेता हूं तो मुझे इसका 5 वॉल्यूम लेना होगा। अगर मैं इसका 10 वॉल्यूम लेता हूं तो मुझे इसका 5 वॉल्यूम लेना होगा, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि इनके जो वॉल्यूम का रेशो है, इनके जो वॉल्यूम रेशो है वो रहेगा 2:1। यानी कि आप समझने वाली बात देखो, हमने यही सेम काम अभी पीछे बाय मास किया तो मास रेशो 1:8 आया। अब यही काम अगर हम बाय वॉल्यूम करें तो वॉल्यूम रेशो आ रहा है 2:1। यानी गेल-यूसैक लॉ कुछ भी नहीं है यार, गेल-यूसैक लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही, बस वो बाय वॉल्यूम था लेकिन ये बाय वो बाय मास था लेकिन ये बाय वॉल्यूम, बस और कोई फर्क नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है सब कुछ। डन है, ओके है, पक्का, बढ़े आगे, हाँ जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एवोगाड्रो लॉ की। अब एवोगाड्रो लॉ जो है आगे ने काफ़ी अच्छा लॉ है, ये लॉ क्या कहता है पहले समझते हैं, पहले लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम of any gas is directly proportional to number of moles of it। हम लोग ये तो बात कर ही चुके हैं पहले भी कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर कांस्टेंट है, हम ये बात करने से मेरे कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स की बात कर चुके हैं। अच्छी बात ये है, वैसे एनसीईआरटी में ये वाली जो एवोगाड्रो लॉ जो है वो पहले दे रखा है और मोल्स कंसेप्ट की पढ़ाई शायद बाद में, शायद पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि बच्चों को नंबर ऑफ मोल्स जो है वो समझ में नहीं आता पहले ढंग से, तो फिर वो ये समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अब हम इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा हमें। आप मुझे इतना बताओ कि आपके पास एक गुब्बारा है, एक बैलून है, ठीक है ना, तो एक बैलून में हवा भर रहा हूँ, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स।
मैं गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए जा रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े जा रहे हैं, तो उससे क्या बढ़ेगी? उससे वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जैसे कि मान लो मैं एक ऐसे कंटेनर के अंदर गैस भर रहा हूं जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो अपनी वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता, तो फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा। मान लो मेरे पास एक लोहे का कंटेनर है और उस लोहे के कंटेनर के अंदर मैं हवा भरे जा रहा हूँ, ज़बरदस्ती भर रहा हूँ, तो फट जाएगा ना। आप समझ सकते हैं। मान लो एक प्रेशर कुकर है, उसकी सीटी नहीं है। मान लो एक ऐसा प्रेशर कुकर बनाया मैंने जिसकी सीटी नहीं है, उसमें पानी डाला और उसको मैंने गैस पर रख दिया। अब हवा, वो एक ऐसा कंटेनर है जिसका जो फ्लेक्सिबल नहीं, जिसका साइज़ नहीं बढ़ सकता, जिसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ सकती, तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारा केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है। वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन मिलेगी आपको कि एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम आप दोनों नहीं बढ़ा सकते। या तो आप बढ़ाओगे प्रेशर या तो आप बढ़ाओगे वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर नहीं बढ़ सकता, और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम नहीं बढ़ सकती। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे इस पर तो अभी भी समझ सकते हैं इसको, बट वो बात की बात रहेगी। चलो, लेकिन अगर मैं एक बैलून में हवा भर रहा हूँ तो मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बढ़ेगी। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बढ़ती रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगी, यानी बैलून बड़ा हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर को बढ़ा के भी गैस की वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। गुब्बारे को अगर मैं गर्म करूंगा, आपको पता होगा शायद, तो उसका साइज़ बढ़ेगा उसको बिना फाड़े, और अगर मैं उसको ठंडा करूंगा, किसी फ्रिज में रख दूंगा, या आपने शायद वीडियोस देखी होंगी, उसके ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन गिरूंगा तो उसका साइज़ जो है वो कम होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, जो गैस की वॉल्यूम है बच्चों वो बढ़ती चली जाएगी। ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों, डन है मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉ है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू N। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में। इसके ऊपर 5th, आपको पता है ना, एवोगाड्रो लॉ फिर दोबारा से आएगा। एवोगाड्रो लॉ दोबारा से आएगा हमारे 5th चैप्टर में, और वहाँ पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। आप जाके चेक कर सकते हैं अभी इसी वक्त। आपके पास NCERT होगी, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। जाओ, एवोगाड्रो लॉ आपको दोबारा मिलेगा वहाँ, और उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, बड़े प्यार से मिल जाएंगे। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं यार। और अब हम लोग बात, देखो अभी हमने क्या बात कर ली? अभी हमने बात कर ली एवोगाड्रो लॉ, है ना, ये सब मतलब कि तीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गै-लुसाक लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 4 लॉ के बारे में बात कर ली। अब हमारे पास अगेन मैंने आपको बताया था छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, जैसे आइसोटोप्स आ रहा है। वैसे तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 3 चीज़ें होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन अभी हम बात इस चैप्टर में फिलहाल आइसोटोप्स की करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों सेम रहता है, लेकिन मास जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये आपने 9th में भी पढ़ रखे हैं। इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन इसका मास नंबर जो होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 1 भी होता है। इनमें खेल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। जो क्या नहीं सेम है वो है इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, और इसके पास 2 न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें जो है वो इनकी सेम है। ऐसे हमारे पास क्लोरीन, बहुत सारे और हैं, मतलब मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। क्लोरीन 17, ये 35 है और ये 37 है। अब इन दोनों के पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, लेकिन इनके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग हैं। जैसे इसके पास, हमारे पास 18 है ना, और इसके पास 20 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। बट याद रखिएगा, आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत सवाल पूछा जाता है, वो सेम रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि सेम है।
लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अपीयरेंस, ये सब डिफरेंट हो सकती हैं, होती भी हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनके मास अलग है। मास अलग होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटोप्स हैं 1,1, 1,2, 1,3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सारे ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम, ऐसा कह लो जो भी प्रोनाउंसिएशन है, और ट्रिटियम, इनके नाम भी, इसको H भी बोलते हैं, इसको D भी बोलते हैं, इसको T भी बोलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन का जो मास है वो 35 बोलोगे या 37 बोलोगे? अब हाइड्रोजन का मास 1 बोलोगे, 2 बोलोगे या 3 बोलोगे? इस केस में हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना होता है एवरेज एटॉमिक मास, यानी अगर हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं तो उनके मास अलग अलग होते हैं, तो इन दैट केस वी मेजर एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग उस केस में एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो आंसर है जब दो, मतलब एक एलिमेंट के दो मास हो तो उनका हमें एवरेज निकालना होता है। एवरेज निकालते कैसे हैं इसके लिए क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, बट द एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड्स ऑन द आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ऑब्वियस बात है इन नेचर, मतलब कई बच्चे सोचेंगे एवरेज निकालने का मतलब है 35 प्लस 37, जैसे 35 प्लस 37 डिवाइड बाई 2 तो 36। आंसर है नहीं, ऐसे नहीं निकालते हैं एवरेज। ये एवरेज ऐसे नहीं निकाला जाएगा। एवरेज से हमारा यहाँ पे कहने का मतलब आप समझें, दोनों का जो परसेंटेज है नेचर में वो अलग भी हो सकता है। अलग हो सकता है मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि ब्रोमीन जो है वो प्रेजेंट है दो आइसोटोप्स की फॉर्म में, एक है हमारे पास ब्रोमीन 79 और एक है ब्रोमीन 81। 79 वाले का जो परसेंटेज है वो है 49.7 और 81 वाले का परसेंटेज है 50.3। अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज जो है वो लगभग बराबर है 50% के, तो इससे जो आंसर आएगा वो 79 और 81 के बीच में आएगा 80, तो आपको गलत मैसेज जा सकता है। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लैरिफिकेशन होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 79 वाले का जो परसेंटेज है हमें वो दे रखा है 49.7 और परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 81 वाले का जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 50.3%। अब अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? आपका जो मास है यानी कि 79 इंटू में आपकी जो परसेंटेज है 49.7 अपॉन में 100 प्लस आपका जो मास है 81 इंटू में आपका जो परसेंटेज है 50.3 अपॉन में 100। यानी क्या करना है, ये हम 9th में कर चुके हैं, जो आपका मास है आपको उन्हीं के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है। अब आप जब यहाँ सॉल्व कर लोगे तो आंसर 80.00 कुछ आ जाएगा, विच इज 80, विच इज लगभग 80 में। अब आप सोच रहे होगे सर 79 और 81 का एवरेज तो 80 होता है, बट वो इसलिए यहाँ पे बराबर आ रहा है क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वो लगभग नेचर में 50-50% है। अब अगर मैं यहीं पे आपको एक सवाल कराऊं कि क्लोरीन का 1735 ये धरती पे 75% होता है और क्लोरीन 1737 ये 20, ये मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूँ, कुछ अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट से मेरा कहने का मतलब है लगभग इतना ही होता है। अब अगर मैं इस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालता हूं, अगर मैं इस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालूं तो वैसे एवरेज 35 और 37 का 36 होता है, लेकिन यहां पे 36 नहीं आएगा क्योंकि अब परसेंटेज में बहुत डिफरेंस आ गया। आंसर किसके करीब आएगा? 35 वाले के ज़्यादा करीब आएगा बिकॉज उसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो कैसे निकालेंगे? 35 यानी कि उसका मास, उसका परसेंटेज 75 अपॉन में 100 प्लस 37 यानी कि उसका मास इंटू में 25 अपॉन में 100, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप भी कर लेना, एग्जैक्ट आंसर 35.5 म्यू आ जाएगा, जो कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास भी होता है। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 एक्चुअली कैसे आया? उसके दो आइसोटोप्स को सॉल्व करके, एक आइसोटोप है 35 जिसका परसेंटेज धरती पे 75 है और एक है 37। तो आप समझें कि यहाँ वाले केस में आप गलत मैसेज ना लेकर चले जाएं कि यार आंसर 80 आ रहा है 79 और 81 के बीच में, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों।
हमेशा ऐसा नहीं होता। ये तो परसेंटेज लगभग 50% थे दोनों, तो बीच में आंसर आ गया। ये बात बस आप ध्यान रखिएगा। ओके मेरे बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है, खत्म करें चैप्टर को। चलो जी, चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी आ गया हमारे पास, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, जॉन डाल्टन जी ने एटम के बारे में, अगेन 9th क्लास, आई होप आपको पता है, आपने वर्ड सुने में। जॉन डाल्टन जी ने एटम के बारे में कुछ बातें कहीं, कुछ थ्योरी दी, और ये उस ज़माने में दी बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा, जब इस दुनिया में एटम के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं दिया था। तो उस वे में ही सुनिएगा, आप ऐसे जज मत कीजिएगा कि छोटी छोटी बातें क्यों डाल्टन जी ने बात की। आप इमेजिन करो, आज से 100 साल पहले आपको कोई हाथ में आपके मोबाइल रख रहा है, टेलीफोन रख रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे यार मैं कैसे बात कर पा रहा हूँ, ये तो यार भगवान है, ये तो ताकतें भगवान के पास होती थी। लेकिन आज की डेट में आपके पास कोई आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन रखेगा, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन रखेगा। तो ये बातें तब की हैं जब एटम के बारे में दुनिया में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, या कुछ भी नहीं था, मान के चले। तब जॉन डाल्टन जी ने एटम के बारे में कुछ बातें कही, जिसमें से कुछ बातें गलत भी साबित हुई और कुछ बातें सही भी साबित हुई। पहली बात, इन्होंने बोला मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल, इंडिविजिबल यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और इनडिस्ट्रक्टेबल अल्टीमेट पार्टिकल का मिलकर बना होता है, जिसको एटम कहते हैं। तो इसमें इनकी एक बात गलत थी। इन्होंने ये तो सही कहा कि एटम इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत है। एटम का, अच्छा एटम नाम ही क्यों पड़ा, एटम मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते, एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल। लेकिन आपको पता है आज के डेट में एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म में एटम को तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसा हो सकता है। तो ये वाली बात थोड़ी सी गलत हो गई। फिर उन्होंने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी अगर हम सेम एलिमेंट के एटम लेते हैं तो उनका साइज, मास और शेप सेम होगा। बट ये भी गलत साबित हुआ, क्योंकि सेम एलिमेंट्स का मास अलग हो सकता है। आइसोटोप्स की अभी हमने बात की थी। अब क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, दूसरा भी क्लोरीन है, सेम एलिमेंट है, लेकिन एक का मास 35 और एक का मास 37 होता है। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास है, साइज है, शेप है, वो भी डिफरेंट होगा। अगेन ये भी गलत है। आइसोबार्स नाम की चीज़ होती है, आई होप आपको पता हो, जैसे कि आयरगन और कैल्शियम, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, लेकिन इनका मास सेम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो देखा जाए तो पहली तीन में से तीनों की तीनों बातें कंप्लीटली सही नहीं साबित हुई। इसके बाद उन्होंने बोला एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, जो कि बिल्कुल सही बोला। एटम सबसे छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन एटम सबसे छोटी चीज़ है जो रिएक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिएक्ट नहीं होते हैं, रिएक्ट तो एटम ही होते हैं। बिल्कुल ठीक बात बोली। इसके बाद दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बना बाद में जाके। एटम कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी बिल्कुल बात ठीक बोली। ये आगे जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना। एंड लास्ट, केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता। जैसे डाल्टन जी से पहले लोग क्या मानते थे, डाल्टन जी से पहले लोग मानते थे कि जो एटम होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें कुछ नया कंपाउंड बनता है। हम भी तो ऐसे ही बोलते थे, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, ऐसे तो बोलते थे। लेकिन जॉन डाल्टन जी ने कहा कि यार जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये गलतफहमी है। बस एटम्स एक दूसरे के साथ या तो जुड़ जाते हैं, या तो अलग हो जाते हैं, या फिर वो रीअरेंज हो जाते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी बात इन्होंने बोली। तो आप कह सकते हैं चारों बातें लगभग इनकी सही थी, लेकिन इनकी तीन बातें या और कुछ बातें गलत थी, जिसको हम लिमिटेशन में पढ़ रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में गैसेस के बारे में कुछ नहीं समझाया। यानी इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो बताया, लेकिन लॉ ऑफ गैसवस वॉल्यूम यानी कि गेल-यूसैक लॉ के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि अलग अलग एटम्स का मास सेम क्यों हो सकता है और सेम एटम्स का मास अलग अलग क्यों हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फोर्सेस क्या है। मतलब इन्होंने ये तो बताया दैट बाइंड, हाँ इन्होंने ये तो बताया कि कंपाउंड बनते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उनमें एटम्स एक दूसरे के साथ चिपकते क्यों हैं। आसान भाषा में कहें, 10th क्लास में पढ़ रखा है आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एटम जुड़ते हैं टूटते हैं पता है, लेकिन वो जुड़ते क्यों हैं टूटते क्यों हैं ये नहीं बताया। और लास्ट में इन्होंने ये भी नहीं बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल क्यों है, बस बोल दिया, और जो कि बाद में जाके गलत भी साबित हुआ। तो ये इनके आप कह सकते हैं लिमिटेशन थी। ठीक है जी।
अल्टीमेटली बच्चों चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, बीच बीच में टॉपिक हैं, आप कमेंट सेक्शन पे लिखना मत यार, एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो सब तो ऐसे टॉपिक हैं कि कुछ है नहीं, मतलब एटॉमिक मास आपको याद करना है, सिंबल आपको याद करने हैं ना, वो हमारी कोई हेल्प नहीं है उसमें। तो बेसिकली ये चैप्टर खत्म हो गया है और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा भी है। आप कहोगे 5 लेक्चर में हो गया, मैंने भी कोई क्वेश्चन भी तो नहीं कराए ना, अभी हम इसके ऐसे भी लेक्चर्स लाएंगे जहाँ पे हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हालांकि 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर टॉपिक के किए हैं, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की भी बात कर रहा हूँ, वो भी किए हैं, लेकिन और भी तो लेक्चर लाने पड़ेंगे ना क्वेश्चन के लिए। बट अभी फिलहाल हम सेकंड चैप्टर पर छलांग मारेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे निपटता है और फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको ढंग से ईमानदारी से हर एक लेक्चर के जो नोट्स आपने बनाए उसको पढ़ने, ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस पे आएँ तो आपको कहीं पे लाख ना फील हो। ठीक है बच्चों, ओके। कोई भी और हेल्प चाहिए इस चैप्टर में आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।